तो आज शुरू करेंगे बेटा चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसका पहला टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो बच्चों कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करती है। और डाइपोल हम समझते हैं बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है कि उसके अंदर दो पोल्स होना, नॉर्थ और साउथ। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है, ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है बच्चों, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है उसमें वो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करती है, मतलब उससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। और अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करती है तो उसमें साउथ पोल की तरह से बिहेव करती है, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनता है। तो जिसमें क्लॉकवाइज करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और जो नॉर्थ है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। अब जरा एक लूप को देखें, मैंने ये लूप बनाई है बेटा। आप अगर सामने से देखोगे तो आपको कैसी करंट की डायरेक्शन लग रही है? आप देखिए ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज के अनुसार देखो ऐसे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है बच्चों। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, अब इसी लूप को यहाँ से तो अंदर जा रहा है, इसी लूप को बच्चों पीछे की तरफ से देखें, अब आपको लगेगी ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। ऐसे करके देखिए राइट हैंड थंब रूल से, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। यानी एक करंट कैरिंग लूप एक तरफ से साउथ की तरह से बिहेव कर रही है और दूसरी तरफ से नॉर्थ की तरह से। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंटर करता है और इधर से बाहर निकल जाता है। जिधर से एंटर कर रहा है वो साउथ पोल की तरह से बिहेव हो रहा है और जिधर से ये बाहर निकल रहा है वो नॉर्थ पोल की तरह से। तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल, दो पोल्स हो गए इसके। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप बच्चों डाइपोल की तरह से बिहेव करती है। अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसका डाइपोल मोमेंट होगा NIA। N है नंबर ऑफ टर्न्स, I जो करंट फ्लो कर रही है और A है बेटा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सर्कुलर है तो πr² और अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है तो L × B हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हुआ। अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन के लिए बच्चों राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करेंगे। अब देखिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालते कैसे। आप ये देखें, करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमा दें बच्चों, करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमा दें, जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से। अब जैसे ये है, इस लूप में ऐसे करंट है तो लूप की डायरेक्शन में हाथ बनाओ और थंब को देखो, थंब बाहर की तरफ गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है। इस केस में अगर ये लूप है ऐसी करंट फ्लो कर रही है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ गया। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप में हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जब निकालेंगे तो वो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल कहेंगे उसको। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। जैसे लूप है, लूप को आप देख रहे हो ऊपर से, ये क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। नीचे से देखोगे तो साउथ की तरह बिहेव करेगी, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ऊपर से बाहर निकलेगा। तो ये मैंने बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम कैसा होगा। अच्छा, मैंने 2-3 डायग्राम ऐसे चूज किए हैं जिसमें आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सको कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। जैसे इस केस में देखना बच्चों, ये मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो इधर बना है ये ऐसा होगा। अब जरा इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये रेक्टेंगुलर लूप बनाई है मैंने। तो बेटा इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, थंब ऐसे आएगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगी। और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? Z। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हुई? यहाँ पे Z एक्सिस की डायरेक्शन होगी। इस केस में देखना करंट की डायरेक्शन ऐसे और ये XZ प्लेन में रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। इसमें अगर करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाओगे तो थंब जा रहा बेटा ऊपर, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बेटा यहाँ पर इस तरफ हो गई। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी? Z एक्सिस की तरफ। अच्छा, इस केस में देखना यहाँ पर YZ प्लेन में रखा हुआ है लूप और इसमें करंट की डायरेक्शन में अगर हाथ घुमाओगे तो थंब जाएगा X एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन X एक्सिस की तरफ है। तो कहीं भी किसी भी केस में आप देख लें बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कैसा हो रहा है? जैसे ये लूप है, लूप में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ घुमाओ तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जा रहा है।
अगर इसको देखते तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालते। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे अगर ये ऐसे रखी होगी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आएगा। तो बेटा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसा हमने पिछले ही जस्ट टॉपिक में पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह से बिहेव करती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना, हम क्या उसको ऐसे नहीं मान सकते कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि करंट उसके जस्ट अपोजिट फ्लो कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे एक लूप कंसीडर की बेटा, लूप क्या मतलब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस लूप को एक करंट कैरिंग लूप की तरह से मान लो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मान ली जाएगी। तो करंट ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो बेटा हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो फिर करंट इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और कितनी करंट होगी, मान लीजिए इसकी रेडियस है r और बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो करंट होती है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने रख दिया, एक सर्कल में कितना टाइम लगेगा, तो हम कहते हैं कि v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, एक सर्कल में 2πr सर्कमफेरेंस हो गई, और बेटा टाइम, तो t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। तो हमने यहाँ से ये पुट कर दिया 2πr अपॉन v, तो यहाँ से करंट आ गई बेटा ev अपॉन 2πr। और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, और एक लूप के लिए निकालना है एक सर्कल के लिए, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इतना। अब जैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं बेटा, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमा के, अब जैसे इसमें करंट ऐसे है तो इस डायरेक्शन में हाथ घुमाओगे तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब बेटा कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ गई। इसके बाद अगर आप देखते हैं बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकलेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में हाथ घुमाओ बेटा, थंब की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो L की डायरेक्शन इधर हो गई। आप डायग्राम में देखोगे म्यू की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, एंगुलर मोमेंटम ऊपर, एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैग्नेटिक मोमेंट करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकलता है, एंगुलर मोमेंटम बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकलता है। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1/2 कर दें बच्चों, सॉरी 2/3 कर दें, तो म्यू बाई एल इज इक्वल्स टू E/2m, और अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ ये वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर केजी। इसको बोलते हैं हम ज़ायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसको याद रखें। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने को आ जाए बेटा तो म्यू इज इक्वल्स टू होगा, इस एल को इधर ले गए EL/2m। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि म्यू और एल की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को देखें तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। तो L इज इक्वल्स टू NH/2π हो गया बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से। तो बेटा इस फॉर्मूले में L की जगह हम NH/2π रख दें तो ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, अगर सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। हम निकालना चाहते हैं मैन n इज इक्वल्स टू 1, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम EH/2πm की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू तो हमने 1 कर दी, तो म्यू आएगा हमारा 9.27 इंटू 10⁻24 है बेटा, ये -24। तो ये मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और इस डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं बेटा बोहर मैग्नेटोन। तो बोहर मैग्नेटोन की अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो क्या है, इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन
revolving in first orbit of an atom. गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आपने गोस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा है। अभी गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म समझते हैं, पहले समझते हैं फिर आते हैं इधर। देखो, आपने देखा होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस मान लें, जैसे एक स्फीयर है, अगर इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q प्लस Q, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी। और गोस लॉ क्या कहता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर प्लस चार्ज है तो प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लीजिए किसी सरफेस के अंदर माइनस Q चार्ज है तो फाई क्या हो जाएगा, माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स अब अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। तो ये था गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जरा मैग्नेटिज्म में देखते हैं बेटा। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई क्लोज सरफेस मान ली, आप कहते हो इसके अंदर आप एक मैग्नेट रख दी, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी। तो यहाँ से तो बाहर जा रही है, यहाँ से अंदर आ रही है, तो जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स बेटा इसमें अंदर एंटर करेगा। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। अब अगर आप कहोगे ऐसा कुछ कर लेते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अंदर कर दें और साउथ पोल बाहर कर दें, तब क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगी और ऐसे साउथ में एंटर करेगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे यहाँ से जाएगी और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप देख लो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, लेकिन यहाँ से मैग्नेट के अंदर से एंटर कर रही हैं। जितनी लाइन यहाँ से बाहर निकलेंगी उतनी लाइन यहाँ से एंटर करेंगी, अभी भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। तो गोस लॉ क्या कहता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज लूप इज ज़ीरो। क्योंकि हम फ्लक्स को क्या कहते हैं बेटा, दैट इज यहाँ पे कहेंगे B डॉट ds, और ये सर्कल लगाने का मतलब है क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। अब इस गोस लॉ के कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकलता है बेटा एक तो कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि जितनी लाइंस नॉर्थ वाला बाहर भेजेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर भी आएंगी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्लस चार्ज अलग माइनस चार्ज अलग, तो प्लस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गया, माइनस से अंदर आ गया, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आता था। यहाँ पे नॉर्थ साउथ हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। अगर सिंगल होता तो यहाँ भी इसी तरह का हो जाता, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरी बात, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी। इसका मतलब है जितनी पोल स्ट्रेंथ इसकी होगी उतनी पोल स्ट्रेंथ साउथ की भी होगी। तो मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ नॉर्थ की उतनी स्ट्रेंथ साउथ की। और तीसरा, स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का सबसे छोटा सोर्स क्या है, एक चार्ज, छोटे से चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगा कम से कम एक मैग्नेटिक डाइपोल चाहिए।